अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज से मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए सोशल साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए सोशल साइंस में हिस्ट्री यानी इतिहास का चैप्टर फर्स्ट लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये आपका इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो जैसा कि कल आप लोगों को आपकी क्लासेस का टाइम टेबल बता दिया गया था, अब उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप लोगों की क्लासेस होंगी। और ये जो मैं आज आप लोगों के लिए यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ हिस्ट्री में, ये क्लासेस आप लोगों की नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है। तो अब आप लोगों की क्लासेस इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी, यानी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी। और इससे पहले आपको यहाँ पे सोशल साइंस का सिलेबस ऑलरेडी बता दिया गया है, यानी सोशल साइंस का सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है चैनल पर। जो नया सिलेबस आपका आया है 30% की कमी होने के बाद। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम आपका क्या है? चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आपको मैं ये बता देता हूं कि मैं आपको चैप्टर्स कैसे पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का बहुविकल्पीय प्रश्न करवाऊंगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगा। इस चैप्टर के आपके जितने बहुविकल्पीय प्रश्न बनते हैं सबसे पहले आपको मैं वो करवाऊंगा। फिर उसके बाद आपको इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा, फिर सबसे लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, जितने बहुविकल्पीय प्रश्न आज की इस वीडियो में मैं आपको यहां पे करवाने वाला हूं, अगर आप उतने प्रश्न को तैयार कर लेते हैं तो उससे बाहर कोई क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से। ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रवाद। तो आखिर ये राष्ट्रवाद क्या होता है ये मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है? तो राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दे रहा हूं, लिख लीजिएगा कि राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते हैं। तो ये होता है राष्ट्रवाद। तो चलिए अब मैं आपको इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न करवा देता हूं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम में यहाँ पे हिस्ट्री से आप लोगों के 6 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है सभी चैप्टर्स को मिला के। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न करवाने वाला हूं। तो टोटल मैं आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चंस कराऊंगा? 18 क्वेश्चंस कराऊंगा। ध्यान रखिएगा। और अगर आप इतने क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में बाहर नहीं मिलेगा। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं यही क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न लिखा हुआ है और ये आपका 1 नंबर का होता है एक प्रश्न, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया आपका कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है।
क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है। और ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2020 यानी 2020 में पूछा जा चुका है, यानी इसी बार के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चार ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी दिया है फ्रांस और ऑप्शन डी दिया है इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी फ्रांस। यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह है फ्रांस है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यही क्वेश्चन आप लोगों से दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा? आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। क्या पूछा जाएगा? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा? फ्रांस में हुआ। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इसी साल यानी 2020 के बोर्ड एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जितने क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूं इतने क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है। तो दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। क्वेश्चन क्या है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। और ये भी क्वेश्चन आपका इसी बार के बोर्ड एग्जाम में यानी 2020 में पूछा गया था, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो चार ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है जर्मनी, ऑप्शन बी दिया है इटली, ऑप्शन सी दिया है फ्रांस और ऑप्शन डी दिया है इंग्लैंड। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन का संबंध किस देश से था, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस, यानी ऑप्शन सी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से था। ऑप्शन सी ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे दिया है वियना की संधि 1815 ईस्वी के बाद लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर किसका अधिकार हो गया। क्वेश्चन क्या है कि वियना की संधि यानी 1815 ईस्वी के बाद लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर किसका अधिकार हो गया। चार ऑप्शंस आपके दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी दिया है फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऑस्ट्रिया। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी वियना की संधि 1815 ईस्वी के बाद लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकार हो गया। अब यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा है वियना की संधि 1815 ईस्वी। तो आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि वियना की संधि कब हुई थी। क्या पूछा जाएगा? वियना की संधि कब हुई थी। ध्यान रखना है 1815 ईस्वी में हुई थी। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी ऑस्ट्रिया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये आप लोगों से 2021 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया। और देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, उसके बाद से नहीं पूछा गया है। तो इस बार आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया है फ्रांस प्रशा युद्ध, ऑप्शन बी दिया है फ्रांस इटली युद्ध,
ऑप्शन सी आपका दिया है ऑस्टरलिच का युद्ध और ऑप्शन डी दिया है जोल्वरिन का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी फ्रांस प्रशा युद्ध। यानी निम्नलिखित में से किस युद्ध में जर्मनी के एकीकरण का स्वप्न पूर्ण हो गया? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस प्रशा युद्ध। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैं आपको करा रहा हूं इन सबको अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, क्वेश्चंस को लिख लीजिएगा। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं मिलेगा इस चैप्टर से। अगर इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सभी क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे दिया है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? तो 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है ज्यूसेपे गैरिबाल्डी, ऑप्शन बी दिया है ऑटो वॉन बिस्मार्क, ऑप्शन सी दिया है नेपोलियन और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वॉन बिस्मार्क की थी। ऑप्शन बी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया है कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? क्वेश्चन क्या है कि प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? तो 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है दिसंबर 1870 में, ऑप्शन बी दिया है जनवरी 1870 में, ऑप्शन सी दिया है जनवरी 1871 में और ऑप्शन डी दिया है जनवरी 1872 में। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जनवरी 1871 में। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? जनवरी 1871 में घोषित किया गया। और ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2012 यानी 2012 के एग्जाम में आप लोगों से ये क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, तो दोबारा भी पूछा जा सकता है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पे क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? क्वेश्चन क्या है कि बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? 4 ऑप्शन आपका दिया है। ऑप्शन ए दिया है उदारवादी नीति, ऑप्शन बी दिया है लोकतांत्रिक नीति, ऑप्शन सी दिया है पृथक्करण नीति और ऑप्शन डी दिया है लौह एवं रक्त नीति। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2012 यानी 2012 में आपका पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी लौह एवं रक्त नीति। यानी बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? लौह एवं रक्त नीति। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर में जितने बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं वो मैं आपको करवाऊंगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट टर्म में यानी मंडे को, क्योंकि 2 दिन आप लोगों की क्लास चलेगी एसएसटी की, मंडे को और ट्यूसडे को। तो आज तो ट्यूसडे हो जाएगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास आप लोगों की मंडे को होगी। तो वहां पे मैं आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न कराऊंगा जितने आपके दिए हैं इस चैप्टर में और जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसके बाद ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे क्या दिया है? तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया?
या फिर अथवा करके आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ। तो ये जो आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है 8वें का, ये वाला देखिए कि निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया। ये क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में। और उसके बाद अथवा करके जो आपका लिखा है कि निम्नलिखित में से इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, ये आपका इसी साल यानी 2020 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ऑप्शन ए दिया है मैजनी, ऑप्शन बी दिया है गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी दिया है कावूर और ऑप्शन डी दिया है ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये सभी, यानी ऑप्शन डी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चाहे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से किसने इटली के एकीकरण को संभव बनाया, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये सभी होगा, यानी मैजनी, गैरीबाल्डी और कावूर इन सभी ने। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, अथवा करके आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ, तो मैजनी, गैरीबाल्डी, कावूर यानी तीनों के, यानी ये सभी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे 2 तरीके से पूछा जा सकता है और दोनों तरीके से पूछा जा चुका है, एक बार 2014 में, एक बार 2020 में। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है कि इटली के प्रदेश नेपल्ज तथा सिसिली पर किस वंश का कब्जा था। आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन में कि इटली के प्रदेश नेपल्ज तथा सिसिली पर किस वंश का कब्जा था। तो 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है हैप्सबर्ग वंश, ऑप्शन बी दिया है बूर्बो वंश, ऑप्शन सी दिया है मैकाडी वंश और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बूर्बो वंश, ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी इटली के प्रदेश नेपल्ज तथा सिसिली पर किस वंश का कब्जा था, तो ये था बूर्बो वंश का, ऑप्शन बी ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है और ये क्वेश्चन तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ। यहाँ पे बताना है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ। 4 ऑप्शन आपका दिया है। ऑप्शन ए दिया है 1852 ईस्वी, ऑप्शन बी दिया है 1853 ईस्वी, ऑप्शन सी दिया है 1854 ईस्वी और ऑप्शन डी दिया है 1858 ईस्वी। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 1854 ईस्वी। यानी क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, 1854 ईस्वी में हुआ। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, सीधे सीधे आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ और यही ऑप्शंस आपको लिखे हुए मिलेंगे और करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 1854 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा क्रीमिया का युद्ध कब हुआ, 1854 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है कि गैरीबाल्डी संबंधित था। आपको यहाँ पे बताना है कि गैरीबाल्डी संबंधित था और ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड में। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया है इटली के एकीकरण से, ऑप्शन बी दिया है जर्मनी के एकीकरण से, ऑप्शन सी दिया है अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से और ऑप्शन डी दिया है रूस की राज्य क्रांति से। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी इटली के एकीकरण से। गैरीबाल्डी किससे संबंधित था, इटली के एकीकरण से संबंधित था। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया है कि गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था। क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था और ये क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में
कई बार बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा चुके हैं और हर एक साल पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो गैरीबॉल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था, ये प्रश्न है। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी जर्मनी और ऑप्शन डी दिया है रूस। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी इटली। यानी गैरीबॉल्डी ने किस देश की राष्ट्रीय एकता के लिए संघर्ष किया था, इटली के लिए, यानी ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है कि विलियम प्रथम 1861 ईस्वी में कहाँ का शासक बना। आपको बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विलियम प्रथम 1861 ईस्वी में कहाँ का शासक बना। ऑप्शन ए दिया है प्रशा, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी आपका दिया है सार्डिनिया और ऑप्शन डी दिया है इटली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्रशा। यानी विलियम प्रथम 1861 ईस्वी में कहाँ का शासक बना, प्रशा का बना। ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको करा दिए 13 बहुविकल्पीय प्रश्न, फिर इसके अलावा 5 क्वेश्चन अलग से आपके और दिए गए हैं इस चैप्टर में, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, 13 तो मैंने अभी आपको करा दिए, लेकिन 5 और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये नीचे मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न। ये 5 प्रश्न आप लोगों के अलग से दिए गए, इसको भी तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ भी लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न और यहाँ पे आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। 4 ऑप्शन आपका दिया है। ऑप्शन ए दिया है 1789 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया है 1689 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया 1786 ईस्वी में और ऑप्शन डी दिया है 1776 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो फ्रांस की जो क्रांति हुई 1789 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका दिया है कि वियना सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये आपके 5 क्वेश्चंस अलग से दिए गए हैं बहुविकल्पीय के इस चैप्टर के, ये मैं आपको यहाँ पे अलग से करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए दिया है मैटरनिख, ऑप्शन बी दिया है विलियम डॉक, ऑप्शन सी दिया है नेपोलियन और ऑप्शन डी दिया है फेडरिक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मैटरनिख। क्या हो जाएगा, मैटरनिख। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैटरनिख का पूरा नाम क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। इनका पूरा नाम है ड्यूक मैटरनिख। ये ध्यान रखिएगा, क्या है, ड्यूक मैटरनिख। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इनका पूरा नाम क्या है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि वियना सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया था, तो ड्यूक मैटरनिख के द्वारा। यानी यहाँ पे मैटरनिख आपका लिखा है, ड्यूक नहीं लिखा था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और ये एक ऑस्ट्रियन चांसलर थे, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिख के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे दिया है कि कुस्तुनतुनिया की संधि किस वर्ष हुई। आपको बताना है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कुस्तुनतुनिया की संधि किस वर्ष हुई। 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया 1840 ईस्वी में, ऑप्शन बी दिया है 1950 ईस्वी में, ऑप्शन सी दिया है 1832 ईस्वी में और ऑप्शन डी दिया है 1834 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। कुस्तुनतुनिया की संधि किस वर्ष हुई थी, 1832 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया है योहन गोटफ्रीड हेडर किस देश के दार्शनिक थे। क्वेश्चन है योहन गोटफ्रीड हेडर किस देश के दार्शनिक थे। ऑप्शन ए दिया है जापान, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी दिया है फ्रांस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा जर्मनी। ठीक है,
ऑप्शन बी ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी योहन गोटफ्रीड हेडर किस देश के दार्शनिक थे? जर्मनी के थे। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, बहुविकल्पीय वाला 5वां क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? क्वेश्चन है कि नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? ऑप्शन ए दिया है 1820 ईस्वी के ग्रीस युद्ध में, ऑप्शन बी क्रीमिया युद्ध में, ऑप्शन सी 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध में, और ऑप्शन डी दिया है ऑस्ट्रिया युद्ध में। तो ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध में, ठीक है। 1815 ईस्वी के वाटरलू युद्ध में नेपोलियन पराजित हुआ था। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लास्ट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि जाल्वे राइन का तात्पर्य था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जाल्वे राइन का तात्पर्य था। ऑप्शन ए दिया है व्यापारी संघ, ऑप्शन बी जर्मन संघ, ऑप्शन सी दिया है शुल्क संघ, और ऑप्शन डी दिया है कर लगाना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी शुल्क संघ। तो मैं आपको बता दूं 1834 ईस्वी में, ठीक है, 1834 ईस्वी में प्रशा 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जाल्वे राइन स्थापित किया गया। आपको ध्यान रखना है, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं कि 1834 ईस्वी में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ जाल्वे राइन स्थापित किया गया, यानी जाल्वे राइन का तात्पर्य था शुल्क संघ। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले 13 क्वेश्चन बहुविकल्पीय कराए, ठीक है, ये 13 क्वेश्चन, और उसके बाद 5 क्वेश्चन आपके अलग से करवाए हुए हैं, यानी टोटल मिला के 18 क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। इसी 18 क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा आपको, जो मैंने यहाँ पे करवा दिया है। टोटल 18 कराया है, 13 पहले और 5 बाद में। तो इन्हीं 18 क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगर इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न करीब 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी कभी एक ही पूछा जाता है, नहीं तो 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यही 18 में से आपसे पूछे जाएंगे। अगर 18 इतने तैयार कर लिया आप लोगों ने, तो इससे बाहर आपको कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है अभी पूरा फिनिश नहीं हुआ है। आज मैंने आपको यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न करवा दिया। अब अगले टर्न पे यानी मंडे को आपकी क्लास होगी, और आगे मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा क्या? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। क्या पढ़ाऊंगा? अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वो मैं आपको करवाऊंगा। फिर इसके बाद मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर सबसे लास्ट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करवा दूंगा। फिर ये आपका चैप्टर हो जाएगा पूरा फिनिश, ठीक है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अब आपको इस चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, और बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी। कई बार मैम ने भी आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों की अगली क्लास 12 बजे आज होगी। मैम आपको हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है। 12 बजे हिंदी की क्लास आप लोगों की होगी, ठीक है। तो अभी भी ये चैप्टर आपका फिनिश नहीं हुआ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर का पूरा फिनिश हो चुका है। अब आपको यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं पढ़ना है, पूरा मैंने आपको बता दिया जितना इस चैप्टर में था। अब जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वो मैं आपको नेक्स्ट टर्म में करवा दूंगा। जब आपका नेक्स्ट टर्न आएगा तब मैं आपको वहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।